दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर जब अपने पीक पर थी तब डेली के 2.5 से 3 लाख न्यू केसेस आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भारत का पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ढह जाएगा। मरीजों को हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की देश में कमी हो गई थी, कोरोना से मौतें ज्यादा होने लग गई थी। लेकिन अब वैसी सिचुएशन नहीं रही। लेटेस्ट फिगर्स के अकॉर्डिंग 12 जुलाई 2021 के कोविड-19 न्यू केसेस 80,834 रिपोर्ट किए गए हैं, जो पहले से काफी कम है। और इन 80,000 में से लगभग 49,000 केसेस केवल देश के 4 राज्यों से है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के बाकी राज्यों में कोरोना की स्थिति काफी अच्छी है। आखिरकार भारत ने कोरोना की दूसरी लहर को हरा दिया है दोस्तों। लेकिन हमारे देश के टॉप साइंटिस्ट का दावा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। पीएम मोदी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन का भी यही मानना है कि यह वायरस और म्यूटेट करेगा और जिससे इसका कोई नया वेरिएंट इंडिया में थर्ड वेव भी ला सकता है। वैसे जरूरी नहीं कि म्यूटेशन के बाद वायरस स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो वीक भी हो जाते हैं, लेकिन हमें वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहना होगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर और खतरनाक हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोरोना वायरस की थर्ड वेव को कैसे हैंडल करेगी, इसे आपको समझाने के लिए मुझे आपको यह बताना होगा कि इंडिया ने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के टाइम क्या गलतियां की, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की थर्ड वेव को रोकने के लिए स्ट्रेटजी ऑब्वियसली हमारे एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि 11 मार्च को WHO ने कोविड-19 पेंडेमिक को महामारी घोषित कर दिया। उसके बाद 25 मार्च को भारत में पीएम मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। उसके बाद हमने जो देखा वो बहुत भयानक था। माइग्रेंट लेबर क्राइसिस, प्रवासी मजदूरों का पलायन, ये हमारी पहली गलती थी। क्योंकि कंपनियां बंद हो गई थी और मजदूर लोग बेरोजगार हो गए थे और ये पता नहीं था कि ये लॉकडाउन कितना लंबा खिंच सकता है और वे जिस किराए के घर में रह रही हैं उसका उनको किराया भी देना है और खाने पीने का इंतजाम भी करना है। यही वजह थी कि मजदूरों ने अपने गांव की तरफ रुख किया। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद था, इसलिए वो पैदल या फिर साइकिल पर ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा के लिए निकल पड़े। कभी उनके पैदल चलकर मरने की खबरें आने लगी तो कभी ट्रेन से कटकर। तब जाकर गवर्नमेंट ने उनके लिए ट्रेन चलाई और वो अपने घर पहुंच पाए। साथ ही इंडस्ट्री ना चलने से सरकार का टैक्स रेवेन्यू बिल्कुल गिर गया। सरकार को कर्जा लेकर अपना काम चलाना पड़ा। लेकिन कोरोना की सेकेंड वेव में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी गलती नहीं दोहराई। सेकेंड वेव में पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगा। हालांकि राज्यों ने खुद से लॉकडाउन लगाया, लेकिन फिर भी ज्यादातर लॉकडाउन वाले स्टेट्स में कंपनियां चलती रही, उनको परमिशन देकर चलाया गया, जिससे बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार नहीं हुए और प्रवासी मजदूरों को पलायन भी नहीं हुआ। इसके साथ ही गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू पर भी कोई खास नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा। मतलब लॉकडाउन ना लगाने से मजदूरों का, इंडस्ट्री का और सरकार का, तीनों का ही भला हुआ। इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी कि कोरोना की तीसरी लहर में भी लॉकडाउन किसी भी कीमत पर नहीं लगाया जाए। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी गलती के बारे में। दोस्तों, हमारी दूसरी गलती थी कोरोना के सुपर स्प्रेडर इवेंट्स को ना रोक पाना। जैसा कि हमने फर्स्ट वेव में देखा, तबलीगी जमात की वजह से हमारे देश में केसेस बहुत ज्यादा बढ़े थे। सेकेंड वेव में स्टेट इलेक्शंस की वजह से हमारे देश में केसेस काफी हद तक बढ़े थे और कुछ हद तक कुंभ मेला भी इसके लिए जिम्मेदार था। दोस्तों, हमें अपनी यह गलती नहीं दोहरानी है। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली मास गैदरिंग वाले इवेंट्स रोकने पड़ेंगे और सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा फरवरी-मार्च 2022 के आसपास होने वाले यूपी स्टेट के इलेक्शंस। दोस्तों, यूपी भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट है। अगर यूपी में कोरोना की तीसरी लहर की वजह से केस बढ़े तो उसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अब अपने थर्ड मिस्टेक के बारे में आते हैं। जो हमारी थर्ड मिस्टेक सामने आई वो था हमारा पुअर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, आजादी के बाद से किसी भी गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी दी ही नहीं। सरकारी अस्पतालों में सुविधा ना बढ़ाकर आम आदमी पर प्राइवेट अस्पतालों में महंगी खर्चों का बोझ डाल दिया गया। हमारे पूरे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल कोरोना की दूसरी लहर ने खोल दी। मेडिकल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज हो गई। अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल पा रहे थे। थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर सबके प्राइस बढ़ गए थे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स हमें इमरजेंसी बेसिस पर इंपोर्ट करने पड़े।
क्या पिछले 74 वर्षों में सरकारों ने कभी भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या को देखकर अपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मूल्यांकन किया कि कभी ऐसी महामारी आ गई तो हम कैसे उससे लड़ पाएंगे? दोस्तों, इतने इम्पोर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स के सस्ते इंपोर्ट से हमारे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना हमारी गवर्नमेंट भूल ही गई। इसलिए हम उनके लिए इंपोर्ट पर निर्भर होते चले गए। लेकिन कोरोना की इस दूसरी लहर ने गवर्नमेंट को इस नींद से जरूर जगा दिया है। अभी अर्जेंट नीड के लिए तो हमें ये मेडिकल इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करना होगा। चाइना से आने वाले इन सस्ते इंपोर्ट्स को रोकना होगा। यह सब मेक इन इंडिया के दम पर ही हो सकता है। भारत को अब इन आवश्यक चीजों के लिए आत्मनिर्भर बनना ही होगा, क्योंकि महामारी जैसी स्थिति आने पर सारे देश इनका एक्सपोर्ट रोक देते हैं या फिर इनके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो एक तरह से एक आर्थिक शोषण ही होता है। दोस्तों, हमारी फोर्थ मिस्टेक है हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो बहुत ही स्लो और मिसमैनेज है। पहले हमने वैक्सीन मैत्री के नाम पर लगभग 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन विदेशों को दे दी। अब जब कोरोना की दूसरी लहर आई और वैक्सीन प्रोडक्शन स्लो पड़ा, तो अब अपने लिए दूसरे देशों से वैक्सीन इंपोर्ट करनी पड़ रही है। हमारा वैक्सीन प्रोग्राम स्लो इसलिए हुआ क्योंकि वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए उनकी सप्लाई अमेरिका ने रोक दी, ताकि अमेरिकन को पहले वैक्सीन मिले। दोस्तों, ये वही अमेरिका है जिसकी मुसीबत के समय भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देकर मदद की थी, जिसके साथ भारत के मजबूत होते सैन्य और कूटनीतिक संबंधों की बात करते करते हमारे न्यूज चैनल्स नहीं थकते। और ऐसी मुसीबत के टाइम उस अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया? दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना ही होगा। अब हम आपको बताते हैं कि भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम मिसमैनेज क्यों है। आप यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का 12 जून 2021 का कोविड वैक्सीनेशन अपडेट देखिए। 18 से 44 ईयर्स की पॉपुलेशन वाले ग्रुप में हमने फर्स्ट डोज लगभग 4 करोड़ लोगों को लगा दी है, जबकि सेकेंड डोज केवल 6,74,000 लोगों को ही लग पाई है। इतना बड़ा गैप। दोस्तों, हमने सेकेंड डोज को प्रायोरिटी दी ही नहीं, बस फर्स्ट डोज लगाए चले गए, जबकि बिना सेकेंड डोज लगे आप एक्चुअली में कोविड से वैक्सीनेटेड हो ही नहीं पाते। आपको कोरोना हो सकता है। दोस्तों, हमें अगर कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ बेटर प्रिपेयर होना है तो हमें अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेटेड करना होगा विद सेकेंड डोज। हमें अपने वैक्सीन प्रोडक्शन को बूस्ट करना ही होगा। दोस्तों, इंडियन वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्लो और मिसमैनेज क्यों है, इस टॉपिक को अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारी दूसरी वीडियो इस पर बहुत जल्द आने वाली है। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको हर वो चीज समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह से हम थर्ड वेव के खिलाफ रिएक्ट करेंगे और किस तरह से हम कोरोना की तीसरी लहर को रोक पाएंगे। क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहेगी, स्ट्रेटेजी रहेगी कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ, ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।